माननीय सभापति महोदय, जहां महामहिम राज्यपाल के अभिभाषण में सरकार के 2 साल के रिपोर्ट कार्ड को पेश किया गया, लेकिन बड़ा दुर्भाग्य है कि उस अभिभाषण में प्रदेश की जनता की पीड़ा, बेरोजगारी का दर्द, बढ़ती परीक्षाओं में युवाओं का टूटता भरोसा, इन तमाम मुद्दों पर कोई चर्चा नहीं हुई। और आज हम सब लोगों को इस बात की ओर ध्यान देना चाहिए कि जहां 92,000 नौकरियों की बात करके अपनी पीठ थपथपा रही भारतीय जनता पार्टी की सरकार, हम सब लोगों का बड़ा गंभीर विषय है कि जहां चतुर्थ श्रेणी की जो चपरासी की भर्ती हुई, उसमें डिग्रीधारी 20-25 लाख लोगों के आवेदन आना, और उसके बाद हम ऊंट के मुंह में जीरे वाली बात करके अपनी पीठ थपथपा रहे हैं। यह हम सब लोगों को सोचना पड़ेगा कि कहां बड़े बड़े विज्ञापन देकर आप अपना जो उत्सव मनाने का प्रयास कर रहे हैं, लाखों नौजवानों की जो बेबसी खड़ी है, उनको आपके विज्ञापन छुपा नहीं सकते उन बातों को। आज हम सब लोगों को इस बात को समझना पड़ेगा कि हम विकसित भारत की, विकसित प्रदेश की जो बात कर रहे हैं, वो कहीं ना कहीं हमारे भाषणों में ये कहा जाता है कि हमारा भविष्य नौजवान है, लेकिन नौजवान को आज रोजगार नहीं मिल रहा, वो बेरोजगारी की दर दर भटकता रहा है। और हम सब लोग केवल इस सदन में एक दूसरे पर आरोप लगाकर, प्रत्यारोप लगाकर अपने अपने विधानसभा क्षेत्र के लोगों को खुश करने की कोशिश कर रहे हैं। बस हम सब लोगों को इस ओर ध्यान देना होगा कि आज छोटे शहरों से लेकर बड़े कस्बों में और जयपुर जैसे शहरों में अगर सबसे ज्यादा भीड़ अगर आप लोगों को कहीं दिखाई देगी तो वो चाय की थड़ी पर दिखाई देगी। और उस चाय की थड़ी पर वो नौजवान बैठा है जो नौकरी की उम्मीद में या तो अपनी उम्र पार कर रहा है या निराशा के भाव लेकर अपने दोस्तों के साथ में एक दूसरे के साथ दिलासा देते हुए 4-4, 5-5 घंटे वो वहां व्यतीत करते हैं, क्योंकि उनका दर्द कोई बांटने वाला नहीं है। सरकारें चाहे किसी की भी रही हो, लेकिन ये हम सब लोगों को ध्यान रखना होगा कि जहां हम सब लोग अपनी पीठ थपथपाने की बात करते हैं, वहां पेपर लीक की, ओमार सीट की, उन तमाम मुद्दों को भी हम लोगों को अपने जहन में ध्यान रखना होगा। केवल एक दूसरे पर हम लोग आरोप लगाकर अपने आप को पवित्र साबित नहीं कर सकते। आज कहां इस प्रदेश का नौजवान किस दिशा में जा रहा है? एंजाइटी और अवसाद में, जहां डिप्रेशन का आज के 10-15 साल पहले जिन चीजों को कोई जानता नहीं था, आज अमूमन 60% वो नौजवान जो लगातार 4-4, 5-5 वर्षों तक यहाँ प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहा है, वो तमाम बच्चे एंजाइटी और डिप्रेशन के शिकार हो रहे हैं। उनका हम सब लोगों की जिम्मेदारी बनती है कि हमारे प्रदेश को हम किस तरह से बचा सकते हैं। आज हमारा प्रदेश का नौजवान नशे की तरफ दौड़ रहा है और सरकार कह रही है कि हम अंकुश लगाने का प्रयास कर रहे हैं। ये हम सब लोगों का धर्म बनता है कि हम सब लोग मिलकर अगर राजस्थान से नशे को मिटा देंगे, जो सूखा नशा आज प्रदेश की रगों में दौड़ रहा है, उसको खत्म कर देंगे तो आने वाले समय में हमारा राजस्थान संवर जाएगा। ये नाली, सड़क, ब्लॉक, ये सब चीजें लगती रहेगी। कुछ हम लगाएंगे, कुछ आने वाले समय में हमारे बाद लोग लगा लेंगे, लेकिन जब हमारी नस्लें खराब हो जाएगी तो इस प्रदेश को और हमारी विरासत को कौन संभालेगा? ये हम सब लोगों को सोचना पड़ेगा। आज हम सब लोगों को इस बात की ओर ध्यान देना होगा कि जहां हम सब लोग इस सदन में बैठकर किसान को हमारी अर्थव्यवस्था की रीढ़ की हड्डी के रूप में मानते हैं, आज किसान से राज तो रूठा हुआ ही है और राम भी उसके साथ में नहीं है। जहां बिजली के बिल की बात करते हैं, घरेलू 100 यूनिट और कृषि में 1000 यूनिट तक के बिल के बाद में सब्सिडी दी जाती है, लेकिन वहीं आप लोगों ने विरोधाभास कर दिया। जो कृषि कनेक्शन है उसका 1000 यूनिट का अगर बिल बकाया है तो आप किसान को उसमें छूट नहीं देंगे। तो ये किसान के साथ 2 तरह का विरोधाभास क्यों है, ये हम सब लोगों को समझना पड़ेगा। उसके बाद अघोषित बिजली कटौती, लगातार उन तमाम परिस्थितियों से गुजरता वो किसान फसल पैदा करके जब मंडी में जाता है तो वहां माफिया बैठे रहते हैं, जो लोग पोर्टल बंद कर देते हैं, कभी कहते हैं सर्वर डाउन है,
और चुपके से अपने माफिया जितने भी है उनके टोकन काटकर उनका माल लेते हैं और किसान का माल औने पौने दाम में बिकता है। और जब उसके बाद किसान सोचता है कि मैं कहीं ना कहीं प्रयास करूं, क्योंकि केवल किसान एक ऐसा व्यक्ति है जो कभी भी हिम्मत नहीं हारता और वो पशुधन को पालता है। सरकार के निर्देशों से पशुपालन विभाग जो पशु मेला आयोजित करवाती है, उसमें जब वो अपने पशुधन को लेकर जाता है तो आप भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा से प्रभावित फर्जी गोरक्षक वहां मेले में आते हैं, उनके साथ बदसलूकी करते हैं, उनके साथ में मारपीट करते हैं और उनको जो वो रवाना मिलता है, वो जब स्टेट की सीमा पार करने की कोशिश करते हैं उनको वहां रोक लिया जाता है और ये कहकर कि ये पशु काटने के लिए ले जाए जा रहे हैं, जबकि वो किसान 1 साल तक उनको अपने बच्चे की तरह पालता है, पोसता है और उसके बाद उस मेले में कुछ राशि हासिल करने के लिए वो किसान वहां जाता है। लेकिन हम सब लोगों को इन चीजों से कोई फर्क नहीं पड़ता। हम उन गोरक्षकों का पक्ष लेते हैं, वहां के अधिकारियों को सस्पेंड करते हैं, वहां के अधिकारियों का अन्यत्र ट्रांसफर करते हैं और उसके बाद जब किसान जो ढाणी गांव में रहता है वो ये चाहता है कि हमारे जनप्रतिनिधि हमारे यहाँ विकास करे, तो पता चलता है कि जो ढाणियां आबादी में नहीं है वहां एमएलए लेड का पैसा नहीं लगा सकते। तो मान्यवर, आप लोगों के माध्यम से मेरा निवेदन है कि आप सब लोगों को समझना पड़ेगा कि इस देश की जो सबसे बड़ी आबादी है वो ढाणियों में रहती है। तो आप मुख्यमंत्री जी से निवेदन करके एक सहमति पत्र के माध्यम से वहां विकास कार्यों को करवाने के लिए इजाजत दिलवाएं, इस तरह का आदेश निकलवाएं ताकि हमारे गांव में किसान जो रहता है उसकी गांव ढाणी में हम विकास के काम करवा सकें। ये बातें हम सब लोगों को मैं इसलिए कह रहा हूं कि हम सब लोग ग्रामीण पृष्ठभूमि से आते हैं और उस किसान की पीड़ा को लेकर हम सब लोग इस सदन में आते हैं, उस नौजवान की पीड़ा को लेकर हम इस सदन में आते हैं और आने वाले समय में हम लोगों को, नौजवान को, किसानों को साथ लेकर चलना पड़ेगा, उनकी उम्मीदों पर खरा उतरना पड़ेगा, तब जाकर हम सब लोगों का सही मायने में इस सदन में आने का न्यायोचित होगा। मैं आप इस राज्यपाल के अभिभाषण पर आपने मुझे बोलने का मौका दिया, उसके लिए मैं सभापति महोदय आपका धन्यवाद ज्ञापित करना चाहूंगा।